और सबसे ज्यादा काम कौन करता है? वाइफ करती है या हस्बैंड करता है? सबसे ज्यादा काम कौन करता है? वाइफ करती है। वाइफ, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको मेरा बड़ा कोटि कोटि नमन है कि सबसे ज्यादा काम वही करती हैं। क्योंकि जो मेल है, जो पुरुष है, वो तब काम करता है जब उसको जरूरत है। कहने का मतलब है, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है, उसे पता है सैटरडे संडे छुट्टी, मेरी मर्जी, मैं काम नहीं करूंगी। लेकिन फीमेल सोचे कि मेरी सैटरडे संडे छुट्टी, मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी, कोई कपड़े नहीं, कोई काम नहीं, मेरी सैटरडे संडे छुट्टी है, तो क्या ये पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। इसका एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है। लॉकडाउन में सब बंद था, कुछ बंद था कि ऑफिस बंद थे, दुकान थी। वो जितने भी पुरुष लोग हैं, जितने भी मेल हैं, वो क्या कर रहे थे? घर में रेस्ट कर रहे थे और सिर्फ अपनी फरमाइश कर रहे थे कि आज तो कुछ अलग से बन जाए, आज तो ब्रेड रोल बन जाए तो आ जाए, आज तो घर में पनीर टिक्का बन जाए, आज तो खीर बन जाए, आज हलवा बन जाए, आज ये बन जाए, आज वो बन जाए। नई नई रेसिपी की डिमांड होती थी, और पूरी कौन करता था? वाइफ। घर में बैठे हुए नॉन स्टॉप खाते रहते हो, खाते रहते हो, खाते रहते हो, ऐसा तो नहीं है। आप बीच बीच में इंटरवल्स पे खाते हो ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम है वो तब जरूरत पड़ती है जब आप कुछ खाते हो। लेकिन इसका जो पार्टनर है, हार्ट, कहता है यार बड़ा परेशान किया हुआ है, जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से धड़कन धड़ 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 धड़, धड़कन धड़कन धड़कन, धक धक करे जा रहा हूँ, उसी दिन से धक धक करे जा रहा हूँ। तो केवल 1 घंटे के लिए मुझे आराम चाहिए यार। आप इतने साल के हो गए हो, 1 घंटे के लिए आराम दे दो। अगर 1 घंटे के लिए हार्ट को आराम दे दिया तो क्या होगा? 1 मिनट में कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, 1 घंटा तो दूर की बात है। हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट, डेड। तो ये फीमेल ऑर्गन है जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये हमेशा काम करते हैं। लीवर भी हमेशा काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको फिल्ट्रेशन करना होता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके उसको सही जगह पर प्लेस करना होता है। किडनी हर समय काम कर रही होती है, वो फिल्टरिंग का काम कर रही होती है। स्प्लीन, जो हमारा इस बार का टॉपिक है, स्प्लीन फीमेल ऑर्गन है, ये भी हर समय काम करता रहता है। पेरिकार्डियम, ये भी हर समय काम करता रहता है। अब राइट साइड में देखेंगे हस्बैंड ऑर्गन को, तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? कुछ भी नहीं। आपने यूरिन पास करके यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर दिया, अब आराम से बैठा हुआ यूरिनरी ब्लैडर। तो जब भर जाएगा तो मैं ब्रेन को कमांड दे दूंगा, फिर से वॉशरूम चले जाना, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। ऐसा तो नहीं ना हर 5 मिनट में आपको वो पिन मारता है कि जाओगे जाओ वॉशरूम जाओ। ऐसा तो नहीं होता। और ऐसे ही हमारा गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या कहता है? गॉल ब्लैडर कहता है कि भैया मेरे पास बाइल जूस आएगा तो मैं आगे दे दूंगा, नहीं आएगा तो मैं शांत बैठा हुआ हूँ। तो ये हस्बैंड ऑर्गन, वाइफ ऑर्गन, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे के बिना, शुचि जी ध्यान से सुनिएगा, ये ऑर्गन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आपने डायग्नोस किया, और आपने, मैं अभी इन सब की डिजीज आपको लिखवाने वाला हूँ, ये केवल 6 पेयर है, 6 जोड़े हैं, यानी 12 हॉररी पॉइंट है। इन 12 हॉररी पॉइंट से आप 150-200 बीमारियां ठीक कर सकते हो। मान लेते आपने किसी का डायग्नोस किया और उसकी सारी बीमारियां LU8 में कवर होती हैं, और उसकी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो LI1 में कवर होती हो, तो आपका ट्रीटमेंट अधूरा है। आपको दोनों पॉइंटों के ऊपर थेरेपी देनी जरूरी है। मेरे पास कुछ टाइम पहले फोन आया था किसी का, तो उन्होंने बोला कि सर पेशेंट को ना ये प्रॉब्लम के अंदर आराम बिल्कुल नहीं आया, और कुछ प्रॉब्लम में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसको। तो मैंने उसको पूछा क्या क्या पॉइंट दे रहा हूँ? कि सर एक तो मैं दे रहा हूँ उसको 77 दे रहा हूँ, और एक दे रहा हूँ मैं ब्लड शुगर सर्किल, और एक दे रहा हूँ मैं ST36, और एक दे रहा हूँ मैं K10, और एक दे रहा हूँ मैं LU8। तो मैंने पूछा कौन कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो रही है? तो उन्होंने कहा सर एक तो रेस्पिरेटरी बहुत अच्छा हो गया उनका, रेस्पिरेटरी फंक्शन बढ़िया, उनका शुगर भी ठीक आ गया, लेकिन प्रोस्टेट में कोई आराम नहीं आ रहा है। प्रोस्टेट में आराम नहीं आ रहा है, साथ ही साथ उनका जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, वो यूरिक एसिड भी ठीक नहीं हो रहा है, और उनको ना यूरिन की समस्या बराबर बनी हुई है, वो ठीक नहीं हो रहा है।
बाकी उनका शुगर में बहुत अच्छा आराम आ गया है और उनका सांस भी नहीं फूल रहा है, वो भी ठीक हो गया है। पर बाकी चीज ठीक क्यों नहीं हो रही है? मैंने उनको बताया बाकी चीज ठीक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपने ST36 का जो पार्टनर था SP3, उसको आपने थेरेपी नहीं दी, इसलिए ये ठीक नहीं हुआ। K10 का जो पार्टनर था BL66, आपने उसको थेरेपी नहीं दी, इसलिए वो ठीक नहीं हुआ। एलिवेट का जो पार्टनर था LI1, आपने उसको थेरेपी नहीं दी, इसलिए वो ठीक नहीं हुआ। जो उसकी बाकी बीमारियां थी वो ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने उसके पार्टनर को ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो आपको क्या करना है कि जब भी किसी का डायग्नोज करेंगे, आपने जिस हॉररी पॉइंट के अंदर उसके डिजीज को कवर किया है, उसके पार्टनर को ट्रीटमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो ट्रीटमेंट अधूरा है। क्लियर है? अब चलते हैं एक एक करके। हमारे 12 हॉरर पॉइंट, इनकी लोकेशन की आप चिंता मत कीजिएगा, कहाँ पर लोकेटेड है। इनकी लोकेशन कल आपको वीडियो के माध्यम से हम जरूर दिखाएंगे। तो सबसे पहला पेयर लेंगे हम L11 Elevate। तो आप अपनी डायरी, पेन, रजिस्टर, पेपर कुछ भी लेकर के बैठिए, क्योंकि इसमें लिखने का काम बहुत ज्यादा है। आपके पास 30 सेकेंड है, आप कुछ ना कुछ अपना लिखने का जरूर रखिए। अब लिखे हम काम की व्यवस्था करते हैं। हैं? क्योंकि बार बार मत बोलिएगा कि मैं लिख नहीं पाया, मेरा ये मिस हो गया, मेरा वो मिस हो गया, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। लिख लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर डैश LI1। लार्ज इंटेस्टाइन, आप पूरी हेडिंग लिख लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर और ब्रैकेट में LI1। तो LI1 से क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं आप लिखेंगे। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। उसके बाद लिखेंगे स्किन डिजीज, चर्म रोग, त्वचा रोग। मैं आराम आराम से बोलूंगा, आप आराम आराम से लिख लीजिए, स्किन डिजीज, चर्म रोग या त्वचा रोग। उसके बाद है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कहते नहीं मुझे कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, मैं खाली वो पोस्टर ले लूंगा, उसको ऊपर थेरेपी देता रहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो आपको पोस्टर में नहीं मिलेंगी, वो केवल हॉररी पॉइंट से कवर होती हैं। जैसे अगली जो डिजीज है लिख लीजिए, ब्रेकिंग लिप्स, होठों का फटना। जिसको समस्या नहीं है ना, वो उसको उसको नहीं पता, जिसको समस्या है ना वो कहता है भैया होठों से खून निकलने लग जाता है ना। तो ब्रेकिंग लिप्स यहां से ठीक होगा। उसके बाद है क्रैक्ड हील्स, एड़ियों का फटना। क्रैक्ड हील्स, एड़ियों का फटना। ये भी आपके उस पोस्टर में शामिल नहीं है, ये हॉरर पॉइंट से ठीक होगा, एड़ियों का फटना। उसके बाद है लूज मोशन, लूज मोशन। उसके बाद है लूज टीथ, दांतों का हिलना। लूज टीथ, दांतों का हिलना। उसके बाद है शोल्डर पेन, कंधों का दर्द। शोल्डर पेन, कंधों का दर्द। उसके बाद है पेन इन निपल्स, पेन इन निपल्स। उसके बाद है हियरिंग लॉस, कम सुनाई देना। हियरिंग लॉस, कम सुनाई देना। उसके बाद है ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना। ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना। उसके बाद है ब्लीडिंग नोज, नाक से खून बहना। ब्लीडिंग नोज, नाक से खून बहना।
उसके बाद है हाइपरथायराइडिज्म, पतले होने वाला थायराइड। हाइपरथायराइडिज्म, पतले होने वाला थायराइड। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 11 की जो डिजीज है आप नोट डाउन कर लेंगे। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। उसके बाद मैं दोबारा रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि किसी को कोई मिस ना हो जाए, और अगर आपने लिख लिया तो एक बार आपका टैली हो जाएगा, आप उसको मैच करके देख सकते हैं आपका कोई बीच में रह तो नहीं गया। तो कॉन्स्टिपेशन के बाद स्किन डिजीज यानी त्वचा रोग, चर्म रोग। उसके बाद है ब्रेकिंग लिप्स, होठों का फटना। ब्रेकिंग लिप्स, होठों का फटना। उसके बाद है क्रैक्ड हील्स, एड़ियों का फटना। क्रैक्ड हील्स, एड़ियों का फटना। उसके बाद है लूज मोशन। लूज मोशन के बाद है लूज टीथ, दांतों का हिलना। लूज टीथ, दांतों का हिलना। उसके बाद है शोल्डर पेन, कंधों का दर्द। शोल्डर पेन, कंधों का दर्द। उसके बाद है पेन इन निपल्स, पेन इन निपल्स। उसके बाद है हियरिंग लॉस, कम सुनाई देना। हियरिंग लॉस, कम सुनाई देना। उसके बाद है ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना। ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना। उसके बाद है ब्लीडिंग नोज, नाक से खून बहना। ब्लीडिंग नोज, नाक से खून बहना। उसके बाद है हाइपरथायराइडिज्म, पतले होने वाला थायराइड। तो ये थी बीमारी जो हमारी LI1 से कवर होती है। अब लेंगे इसका पार्टनर। इसका पार्टनर कौन है? लंग डिसऑर्डर। लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए। अगली हेडिंग आप बना लेंगे लंग डिसऑर्डर डैश LU8। लंग डिसऑर्डर, या ब्रैकेट में लिख लीजिए या डैश LU8। LU8 से क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं वो आप लिखेंगे। सबसे पहले बर्निंग एसिडिटी इन द नेक, गले में जलन। बर्निंग एसिडिटी इन द नेक, गले में जलन। उसके बाद है स्किन डिजीज, स्किन डिजीज। उसके बाद है निमोनिया, निमोनिया। उसके बाद है, देखो निमोनिया आपका यहाँ से ठीक हो सकता है। निमोनिया के लिए कितना परेशान होते हैं, एलिवेट से ठीक हो जाता है। निमोनिया के बाद है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर निमोनिया है तो क्या देना है आपको? आपको आयुष, जिंक एंड टीपोली। आयुष, जिंक एंड टीपोली देंगे, निमोनिया ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ। उसके बाद है हर महिला की समस्या, वो है हेयर फॉल। वैसे तो आजकल तो वो सभी की समस्या है, जेंट्स की भी है। हेयर फॉल, बालों का झड़ना। उसके लिए हम ये पॉइंट करेंगे। और टोटल केयर, जो हमारा न्यू शैम्पू है, वंडरफुल है, टोटल केयर। और जब से मैं ट्यान्स में हूं ना, तब से मैं वो अपना ट्यान्स का शैम्पू यूज कर रहा हूँ। मेरे घने बाल है, जबकि मेरी फैमिली में मेरे जितने ब्रदर्स हैं सभी के बाल बहुत कम हो गए हैं, लेकिन मैं पिछले 6 साल से यूज कर रहा हूँ, तो बाल तो मेरे पूरे घने हैं अभी तक। तो हेयर फॉल मुझे बिल्कुल नहीं होता है। पहले होता था, ट्यान्स में आने से पहले होता था, मेरे यहाँ वाला पोर्शन थोड़ा कम हो गया था, लेकिन सब कुछ दोबारा से रिगेन हो सकता है। जो बाल आपके रिसेंटली टूटे हैं ना, वो आपके रिकवर हो सकते। जो पोर्स बंद हो गए हैं आपके, जो पोर्स बंद हो चुके हैं, बिल्कुल साफ है ना, वो नहीं। जो हेयर फॉल रिसेंटली हुआ है वो सारे वापस आ रहे थे। हेयर फॉल आपका यहाँ से ठीक होगा। इसके बाद है स्वेटिंग एट नाइट, रात को पसीने आ जाना। जिन लोगों को ना सोते AC में सोते तब भी उनकी बेडशीट गीली होती है, कहते हैं रात को बहुत पसीने आते हैं,
ये भी एक बीमारी है, स्वेटिंग एट नाइट। उसके बाद है स्वेलिंग ऑन द फेस, चेहरे पे सूजन, स्वेलिंग ऑन द फेस, चेहरे पे सूजन। उसके बाद है रनिंग नोज, नाक बहना, रनिंग नोज, नाक बहना। उसके बाद है कफ यानी खांसी, कफ यानी खांसी। कभी आपने देखा होगा कि अ, जो जच्चा होती है, जो मैटरनल मदर है ना, न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दिया बच्चे को, और कई बार उसके बाद बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का दूध नहीं आ रहा होता है ना, तो बच्चों को आउट फीडिंग करानी पड़ती है। कई बार कोई बकरी का दूध देते हैं या गाय का दूध देते हैं, पाउडर मिल्क भी देना पड़ता है, बच्चे को तो दूध पिलाना ही पड़ेगा, है ना। तो कई बार माँ का दूध काफी टाइम बाद आना शुरू होता है। तो ऐसे केसेस में यू कैन ट्रीट दैम, बैलेंस द मिल्क ऑफ मैटरनल मदर, यानी जच्चा के दूध को बैलेंस करने के लिए भी ये पॉइंट है। आप लिख सकते हैं, चच्चा के दूध को बैलेंस करने के लिए बैलेंस द मिल्क ऑफ मैटरनल मदर। उसके बाद है दांतों का दर्द, दांतों का दर्द, टूथेक, दांतों का दर्द। उसके बाद है वाट, मस्से हो जाते हैं ना, कभी चेहरे पे कभी गर्दन पे, तो ये ठीक हो जाते हैं, है ना। किसी किसी को तो मैं देखता हूँ पूरी गर्दन पे भरे होते हैं इतने सारे, मैं कहते इतने सारे लेकर के चल रहे हो भाई, 11 एलिवेट कर रहे हो यार। वाट यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना, मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना। उसके बाद है साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस यानी साइनस की समस्या, साइनोसाइटिस यानी साइनस की समस्या। उसके बाद है अस्थमा, अस्थमा, चाहे वो सीओपीडी है, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी भी प्रकार का अस्थमा है। अस्थमा केवल 11 एलिवेट में ये पॉइंट उसमें शामिल है। अस्थमा का मैं पूरा ट्रीटमेंट, क्या क्या पॉइंट देने, क्या क्या सप्लीमेंट देने, थ्रू पीपीटी पीडीएफ फाइल के साथ मैं आपको भेजूंगा। अस्थमा, अस्थमा के बाद है जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द। उसके बाद है टेनिस एल्बो एंड रिस्ट पेन, कोहनी और कलाई का दर्द, टेनिस एल्बो एंड रिस्ट पेन, कोहनी और कलाई का दर्द। अगर हिचकी आ रही है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई याद कर रहा है। क्या सोची मैम, ऐसे लगता है ना, हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। लेकिन अगर सुबह से लेकर रात तक हिचकी आ रही है तो इतना कौन याद करता है, फिर ये प्रॉब्लम है। तो वो है अगला हिकअप्स, हिचकियां आना, बार बार हिचकियां आना, पूरे दिन भर अगर हो रही है तो ये प्रॉब्लम, ये समस्या है। तो वो यहाँ से ठीक होगा, हिकअप्स। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एलिवेट की जो डिजीज है, नंबर 1 बर्निंग एसिडिटी इन द नेक, गले में जलन। उसके बाद स्किन डिजीज यानी त्वचा रोग, चर्म रोग। उसके बाद निमोनिया। उसके बाद ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ। उसके बाद हेयर फॉल, बालों का झड़ना। उसके बाद स्वेटिंग एट नाइट। उसके बाद स्वेलिंग ऑन द फेस, चेहरे पे सूजन।
मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना। उसके बाद साइनोसाइटिस, साइनस की समस्या। उसके बाद अस्थमा। उसके बाद जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द। उसके बाद टेनिस एल्बो एंड रिस्ट पेन, कोहनी और कलाई का दर्द। उसके बाद हिकअप्स, हिचकियां, बार बार हिचकियां आना। ये चीज समावन और एलियट से कवर होती है। देखा, केवल 2 पॉइंट से इतनी ढेर सारी बीमारियां, इतने वंडरफुल पॉइंट है हॉरर पॉइंट। इनकी लोकेशन आपको कल बताएंगे बिल्कुल लाइव वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी ने लिख लिया? अगर लिख लिया तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। नीलम जी करनाल से, ज्योतिमत जी, राधा जी, कोई अनुष्का विश्वास सोनी भेजता जी, है। काजल विश्वास जी, तुहिना जी, और निर्मला सिंह जी, राजेश जी, लोकेश कुमार जी, नारंग जी, लाखड़ा जी, सभी ने लिख लिया। आगे चलते हैं। बहुत सारे थम्स अप के ये वो आ रहे हैं मैसेजेस। थैंक यू। आगे चलते हैं। अगला जो पेयर है वो है हमारा CX8 और TS6। तो आप हेडिंग बना लीजिए CX8 यानी पेरिकार्डियम डिसऑर्डर। पेरिकार्डियम डिसऑर्डर, क्या क्या बीमारियां ठीक होती है इससे? लिख लीजिए CX8 या पेरिकार्डियम डिसऑर्डर डैश CX8। तो CX8 से क्या क्या बीमारी ठीक होती है? नंबर 1, बैलेंस द बीपी। बैलेंस द बीपी, चाहे लो बीपी है चाहे हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, दोनों ही प्रकार के बीपी CX8 से ठीक होते हैं, कवर होते हैं। उसके बाद है मेंटल डिजीज, मानसिक। उसके देखते रहना, फ्रीक्वेंट ड्रीम्स, लगातार बार बार सपने देखते रहना। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर, नींद बार बार खुलना। स्लीप डिसऑर्डर, नींद बार बार खुलना। उसके बाद है हेडेक, सर में दर्द। हेडेक, सर में दर्द। उसके बाद है माइग्रेन। कल बताया था ना माइग्रेन किस वजह से होता है, क्या क्या ग्रेड्स होते हैं। माइग्रेन भी यहाँ से ठीक होगा। मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा आपको माइग्रेन का PPT में कल, लेकिन उसमें CX से TS6 भी शामिल है। उसके बाद है स्ट्रेस, स्ट्रेस भी यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना। इससे बहुत कम बीमारियां हैं CX8 से जो ठीक हुई हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बैलेंस द बीपी, दोनों प्रकार के बीपी को बैलेंस करने के लिए, चाहे वो हाइपरटेंशन है चाहे वो हाइपोटेंशन है, यानी चाहे वो हाई बीपी है चाहे वो लो बीपी, दोनों ऐसे ठीक होगा। उसके बाद मेंटल मानसिक रोग, मानसिक रोग यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंट ड्रीम्स, फ्रीक्वेंट ड्रीम्स, लगातार सपने आते रहना, बार बार सपने देखते रहना। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर, नींद बार बार खुलना। उसके बाद है हेडेक, सर में दर्द। हेडेक, सर में दर्द। उसके बाद है माइग्रेन। उसके बाद है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। स्ट्रेस को बोलेंगे मानसिक तनाव। स्ट्रेस के बाद है
मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना। ये थी बीमारी जो हमारी सी एक्सिड से कवर होती है। अब चलेंगे पार्टनर की तरफ, वो है ट्रिपल वार्मर डिसऑर्डर डैश TH6। लिख लीजिए, ट्रिपल वार्मर डिसऑर्डर डैश TH6 या ब्रैकेट में TH6। ट्रिपल वार्मर डिसऑर्डर TH6। इससे क्या क्या बीमारी ठीक होती है? डिजीनेस, लगातार सर घूमते रहना, चक्कर जैसा महसूस होना, कंपन जैसा फील होना, इसे बोलते हैं डिजीनेस। उसके बाद है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की समस्या। उसके बाद है सियाटिका पेन। सियाटिका में और भी पॉइंट किए जाएंगे जिसमें ये पॉइंट भी शामिल है। तो सियाटिका की भी पीपीटी में कल आपको बहुत सारी डिजीज की पीपीटी देने वाला हूं। सियाटिका पेन, सियाटिका के बाद है बैक पेन, कमर में दर्द, बैक पेन, कमर में दर्द। उसके बाद है शोल्डर पेन, कंधों का दर्द, शोल्डर पेन, कंधों का दर्द। उसके बाद है सोर ऑफ थ्रोट, गले में खराश, गला खराब होगा, सोर ऑफ थ्रोट। उसके बाद है हाइपोथायराइडिज्म, मोटे होने वाला थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, मोटे होने वाला थायराइड। उसके बाद है ब्लॉकेज इन द बॉडी, पूरे शरीर में किसी भी नस में ब्लॉकेज है तो यहाँ पे ठीक होगा, ब्लॉकेज इन द बॉडी, किसी भी नस में ब्लॉकेज है, चाहे वो कोरोनरी आर्टरीज है, चाहे वो डीप थ्रोम्बोसिस है, चाहे वो वेरिकोज है, तो यहाँ से ठीक होगा। ब्लॉकेज इन द बॉडी, चाहे वो पेरिफेरल स्टेनोसिस है, चाहे वो सेरिब्रल स्टेनोसिस है, यहाँ से ठीक होगा। ब्लॉकेज एब्सेस इन बॉडी, यानी पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठें बन जाना, है ना, गांठें, एब्सेस इन द बॉडी, शरीर में गांठें, वो यहाँ से ठीक होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, डिजीनेस, कंपन जैसा फील होना। उसके बाद है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, समस्या। उसके बाद है सियाटिका नर्व, सियाटिका पेन, सियाटिका पेन के बाद है बैक पेन, कमर में दर्द। उसके बाद है शोल्डर पेन, कंधों का दर्द। उसके बाद है सॉर ऑफ थ्रोट, गले में रैश। उसके बाद है थायराइड। उसके बाद है ब्लॉकेज इन द बॉडी, पूरे शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज, वो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है एब्सेस इन शरीर, तो ये थी बीमारी हमारी CX और TH6 से कवर होती है। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपने लिख लिया, समझ में आ गया, तो मैं चाहूंगा एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। सविता जी दिल्ली से, आशा शर्मा जी, नीलम कर, कंधे जाम हो जाना, कंधे जाम हो जाना, फ्रोजन शोल्डर। उसके बाद है लॉस ऑफ फोकस, एकाग्रचित होना, एकाग्रचित होना, लॉस ऑफ, एकाग्रचित होना। आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपने 10 काम सोचे हुए माइंड के अंदर, आप कह रहे हो मेरे काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। अब जिनके बच्चे 7 साल से बड़े हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है,
येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन के कलर अगर किसी को येलो आता है तो उसको ठीक करने के लिए येलो कलर ऑफ यूरिन। उसके बाद फटीगनेस, शरीर में टूटन, आलसपन छाए रहना। फटीगनेस, शरीर में टूटन, आलसपन छाए रहना। ऐसे कितने लोगों को लगता है कि अगर 50-100 लोगों के सामने आपको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो आप घबरा जाएंगे, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, यार मैं इन लोगों के सामने कैसे बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। ऐसा कितने लोगों को लगता है? स्टेज पर डर कितने लोगों को लगता है? बहुत लोगों को लगता है। अब ये पॉइंट आपको लगता है ना, देखो अब आप क्यांस में है, एक ना एक दिन आप शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ेंगे आपको स्टेज पे आना तो पड़ेगा, और आपको ऐसा फील हो, आपकी टीम क्या सोचेगी कि मेरा जो अपलाइन है, मेरे जो सीनियर है वो तो खुद घबरा रहा है स्टेज पर, है ना? तो आपको ये पॉइंट करना चाहिए। अगली जो डिजीज है वो है आपका स्टेज फियर। स्टेज फियर, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। फिर अगर आप इस पॉइंट को करते हैं ना तो 50-100 लोग क्या 5000 लोगों की गैदरिंग में भी, बड़े स्टेडियम में भी आप हेजिटेट नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ही गजब का पॉइंट है ये। तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसको पॉइंट को जरूर करेंगे। और एक रीजन और है, वो उस रीजन पर भी मैं आने वाला हूँ कि लोग क्यों करेंगे इस पॉइंट को। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसकी जो डिजीज है लिख लीजिए दोबारा से, किसी का बाई चांस मिस ना हो गया हो। सडन स्वेटिंग, अचानक से पसीने आ जाना। उसके बाद है चेस्ट पेन, सीने में दर्द। उसके बाद है इंसोम्निया, नींद देर से आना। उसके बाद है डिप्रेशन। उसके बाद है मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स। उसके बाद है फ्रोजन शोल्डर, कंधे जाम हो जाना। उसके बाद है लॉस ऑफ फोकस, अगर आप एकाग्रचित नहीं है, किसी चीज काम पे फोकस नहीं हो पा रहा है तो फोकस होगा। उसके बाद है येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर येलोइश आना। उसके बाद है फटीगनेस, शरीर में टूटन, आलसपन छाए रहना। और उसके बाद है स्टेज फियर, स्टेज फियर यहां से ठीक होगा। अब चलते हैं इसके पार्टनर की तरफ, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। लिख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर या SI5, स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर डैश SI5। तो क्या क्या ठीक होगा इससे? नंबर 1, मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना। मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना। सनवरी खातून जी, आप मुझे जरा बताइएगा वीडियो में थम्स अप के माध्यम से कि क्या मैं सही हूं कि 10 में से 7 महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेन होता है, बहुत दर्द होता है? 10 में से 7 महिलाओं को, करेक्ट है ना? बिल्कुल सही। तो अगली जो डिजीज है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होना, अनबीरेबल होता है कई फीमेल्स को ना। वो मेफ्टल स्पॉस लेती है, पता नहीं क्या क्या पेन किलर्स लेती रहती है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ये पॉइंट करो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। उसके बाद है ब्लीडिंग इन स्टूल्स, ब्लीडिंग इन स्टूल्स, मोशन में ब्लड का आना, खून का आना। ब्लीडिंग इन स्टूल्स, मोशन में ब्लड का आना। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि 10 साल बाद वो इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम नजर आए? ऐसे कितने लोगों को लगता है? तो कितने लोग चाहते हैं ऐसा? क्या बात है लंबोदर साहब जी, आप नहीं चाहते हैंडसम दिखे आप 10 साल बाद, आपका हैंड नहीं आया? क्या बात है, सभी लोग चाहते हैं।
अगर आज आप 30 साल के हैं तो 40 साल बाद कोई आपको बोले कि आप 30-32 के लगते हो। अगर आप 40 साल के हैं तो 50 साल में कोई आपको बोले कि आप तो 40-42 के लगते हो। पर अगर आप 50 साल के तो 60 साल में कोई बोले आप तो 50-52 के लगते हो, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं? तो मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो है वो है फॉर यंग स्किन, त्वचा को जवान रखने के लिए। आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा और आप बहुत अच्छे से मेंटेन रहेंगे और आपको कोई जज नहीं कर पाएगा। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ठीक है जी। तो ये है हमारा SI5 से जो डिजीज है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना। नंबर 2, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, सॉरी फॉर यंग स्किन के बाद और भी था, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। उसके बाद ब्लीडिंग इन स्टूल्स। उसके बाद है फॉर यंग स्किन, त्वचा जवान रखने के लिए। उसके बाद है स्वेलिंग ऑन चेक्स, स्वेलिंग ऑन चेक्स, चेहरे पे सूजन। उसके बाद है इंटेस्टिनल वॉर्म्स, आंतों में सूजन। उसके बाद है पायरिया, दांतों में पायरिया लग जाता है ना, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की में कमी की वजह से, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन की वजह से दांतों में पायरिया लगता है। पायरिया इन टीथ। उसके बाद है लेस हियरिंग, कम सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। उसके बाद है वर्टिगो, वर्टिगो। वर्टिगो में क्या होता है कि जैसे आप चलने लगते हैं ना, बैठ करके खड़े होकर के चलने लगते हैं, तो आपको सब कुछ ऐसे लगता है सब इम्बैलेंस होने वाला है, आप सब कुछ गिरने वाला है, आप गिर जाओगे और आपको सामने आपका विजन भी धुंधला हो जाएगा। उसको बोलते हैं वर्टिगो। तो वर्टिगो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है एंजाइटी, एंजाइटी की समस्या यहाँ से ठीक होगी। आपका मूड स्विंग्स हो गया, आप खुश रहने लग गए, आपकी त्वचा जवान रहने लग गई, आपके अंदर स्ट्रेस फियर खत्म हो गया, आपका एंजाइटी खत्म हो गया, आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आधे से ज्यादा बीमारी आपको लगेगी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग रिलैक्स्ड है। जब दिमाग रिलैक्स होगा ना तो सारी बीमारी आपको क्यों लगेगी, है ना? तो दोबारा से नोट डाउन कर लीजिए। SI5 की जो डिजीज है, किसी का मिस ना हो गया। नंबर 1, मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर हो जाना। उसके बाद है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान पेन होना। उसके बाद है ब्लीडिंग इन स्टूल्स, मोशन में ब्लड का आना। उसके बाद है त्वचा जवान रखने के लिए, फॉर यंग स्किन। उसके बाद है स्वेलिंग ऑन चिक्स, गालों पे सूजन। उसके बाद है इंटेस्टिनल वॉर्म्स, आंतों में सूजन। उसके बाद है पायरिया, दांतों में पायरिया। उसके बाद है लेस हियरिंग, कम सुनाई देना। उसके बाद है वर्टिगो। और उसके बाद है एंजाइटी। ये थी बीमारी जो हमारी ST8 और SI5 से कवर होती है। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। वीरेंद्र जी आपने लिख लिया सर? इंद्र भगवानी जी आपने लिख लिया? स्टोमक डिसऑर्डर डैश ST36, क्या क्या बीमारी से कवर होती है वो लिखेंगे। पहले लिख लीजिए स्टोमक डिसऑर्डर डैश ST36। तो नंबर 1 पहली जो बीमारी है वो है पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। उसके बाद है स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में सूजन, स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी। उसके बाद है टेस्ट लॉस। आज से 5 साल पहले ना टेस्ट लॉस का अलग ही मतलब होता था कि भैया अपना RT-PCR कराओ, है ना, कहीं आपको कोविड तो नहीं हो गया, होता था ना ऐसा। लेकिन ये जो डिजीज है ये तो बहुत टाइम से लिखा हुआ है।
तो टेस्ट लॉस होने के बहुत सारे कारण है। आपको फीवर है, आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपका टेस्ट लॉस हो गया, है ना। लंबे समय से बीमार है, आपको स्वाद नहीं आ रहा है, टेस्ट लॉस हो गया, तो टेस्ट लॉस यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, कुपोषण, शरीर में खाए पिए ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके बाद है जर्नल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी। जर्नल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी। अब मैं पूछूंगा रजनी सिंह जी से। रजनी जी, आप मुझे वीडियो में थम्स अप करके बताइएगा, मैं कुछ पूछने वाला हूं आपसे। क्या मैं सही हूं कि 10 में से 7-8 महिलाओं को पीरियड टाइम से नहीं आते या पूरे 5 दिन नहीं आते? क्या मैं सही हूँ? करेक्ट। तो अगली जो डिजीज है वो है इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स। अब सविता जी से पूछते हैं। सविता जी दिल्ली से, क्या मैं सही हूं कि 10 में से 4 महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की समस्या है? क्या मैं सही हूँ? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO का डाटा बोल रहा है। तो अगली डिजीज है वाइट डिस्चार्ज, यहाँ से ठीक होगा। और उसके बाद है सेक्सुअल डिसऑर्डर। उसके बाद है प्रोस्टेट की समस्या। प्रोस्टेट मतलब गदूद हिंदी में बोलते हैं, लेकिन प्रोस्टेट तो मैंने आपको समझा दिया था प्रोस्टेट क्या होता है। उसके बाद है नी पेन, घुटनों का दर्द। नी पेन, घुटनों का दर्द। उसके बाद है लेग नंबनेस, पैरों में सुन्नपन। लेग नंबनेस, पैरों में सुन्नपन। उसके बाद है डाइजेशन डिसऑर्डर, पाचन शक्ति कमजोर हो जाना। डाइजेशन डिसऑर्डर, पाचन शक्ति कमजोर हो जाना। उसके बाद है हेमोरॉइड्स, पाइल्स। हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर। उसके बाद है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, चाहे सफेद मोतिया हो चाहे काला मोतिया, यहाँ से ठीक होगा मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। उसके बाद है डिक्रीज द कफ। जो आप सुबह देखते हैं ना, सुबह गले में बलगम जम जाता है, स्पिटअप थिक, गाढ़ा गाढ़ा, है ना, आपको लगता है यार ये बड़ा कफ हो रहा है ना, वो वाला कफ, खांसी, बलगम आपका, डिक्रीज द कफ। इसके बाद है डायरिया, लूज मोशन और वॉमिटिंग। अनुष्का सोनी जी, आप बताइएगा मुझे, क्या मैं सही हूँ हर 10 में से 3 महिलाओं को यूटेरस में सिस्ट और फाइब्रॉइड्स की समस्या है? करेक्ट है। अगली जो डिजीज है वो है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स एंड यूटेरस सिस्ट। फाइब्रॉइड्स एंड सिस्ट की समस्या। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारी डिजीज है ST36 में, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी का मिस ना हो गया हो। नंबर 1 पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी, शरीर में कहीं पर भी सूजन है तो वो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है स्वेट, जिन लोगों को लगातार पसीने आते रहते हैं, सर्दियों में भी पसीने आते हैं, स्वेटिंग, वो यहाँ से ठीक होगा। आप देखते हैं उनके हाथ पैर दोनों ठंडे रहते हैं और पसीने में रहते हैं, हैंडशेक करते करते हैं, बड़ा हाथ गीला गीला रहता है, तो स्वेटिंग यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है टेस्ट लॉस। टेस्ट लॉस के बाद है आपका एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट।
पाचन, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना, खाया पिया शरीर में ना लगना। उसके बाद है जनरल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी। उसके बाद है पीरियड्स, पीरियड समय से नहीं आना। उसके बाद है वाइट डिस्चार्ज। इसके बाद है सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसऑर्डर। उसके बाद है प्रोस्टेट की समस्या, प्रोस्टेट इलाज, इलाज प्रोस्टेट। उसके बाद है नी पेन, घुटनों का दर्द, नी पेन, घुटनों का दर्द। उसके बाद है लेग नंबनेस, पैरों में सुन्नपन, लेग नंबनेस, पैरों में सुन्नपन। उसके बाद है डाइजेशन डिसऑर्डर, पाचन शक्ति कमजोर हो जाना। उसके बाद है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स, यानी बवासीर। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स यानी बवासीर। उसके बाद है कैटरेक्ट, मोतिया बिंदु, चाहे सफेद मोतिया हो चाहे काला मोतिया। और ऐसे पाइल्स में भी है, चाहे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हो चाहे इंटरनल हेमोरॉइड्स है, दोनों ठीक होंगे। फिस्टुला भगदड़ सब ठीक होगा। उसके बाद है डिक्रीज द कफ, गले की बलगम को कम करने की। उसके बाद है डायरिया, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। उसके बाद है फाइब्रॉइड्स। उसके बाद है यूटेरस में सिस्ट। बाप रे बाप, एक पॉइंट से कितनी सारी बीमारियां। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे प्लीज। भावना जी, वीरेंद्र जी, शुचि मैम, मनु भाई सुतारिया जी, आपने लिख लिया सर? थैंक यू। और काजल विश्वास जी, सविता जी, जतिन जी, मुन्ना भाई जी। चलो अब चलते हैं आगे। अगर मैं किसी का नाम लेना मिस कर दूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि ना लोग बहुत सारे हैं, सबका नाम नहीं ले पाता हूँ। जो जो मुझे स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पर नजर आता है, क्योंकि कई सारी विंडो बन जाती है ना, तो जो मेरी स्क्रीन पर नजर आ जाते हैं तो उनको मैं नाम ले लेता हूँ। चलिए अब अगला जो पॉइंट है वो है हमारा इसी का पार्टनर, स्प्लीन डिसऑर्डर। और इस बार का टॉपिक भी यही था, है ना। और तो मैं डिटेल में आपको पूरा एनाटॉमी इसके बताऊंगा स्प्लीन की कल, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे है। आप हेडिंग बना लीजिए फिलहाल, स्प्लीन डिसऑर्डर डैश sp3, क्या क्या बीमारियां ठीक करता है ये। स्प्लीन डिसऑर्डर डैश sp3। नंबर 1 डायरिया, ये भी डायरिया ठीक करता है, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। इसके बाद है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। उसके बाद है एक्स्ट्रा थर्स्टीनेस, जरूरत से ज्यादा प्यास लगना, एक्स्ट्रा थर्स्टीनेस, जरूरत से ज्यादा प्यास लगना। उसके बाद है गैस्ट्राइटिस, जरूरत से ज्यादा गैस बनना, गैस्ट्राइटिस, जरूरत से ज्यादा गैस बनना। उसके बाद है लेजीनेस, आलसपन, लेजीनेस, आलसपन। इसके बाद है यूरिक एसिड का बढ़ना। अब यूरिक एसिड के लिए लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, प्रोटीन नहीं खाना, दालें नहीं खाना, सोयाबीन नहीं खाना, पनीर नहीं खाना, जो शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी है वही बंद कर दिया, है ना। तो यूरिक एसिड यहाँ से ठीक होगा।
उसके बाद घर घर की समस्या, हर घर में आपको पेशेंट मिलेगा, दैट इज डायबिटीज, शुगर की समस्या, डायबिटीज। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बाद कितने लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार मेरे को अपना वजन कम करना है। ज्योति बत्सी, सविता जी दिल्ली से, अरे बाप रे बाप, बहुत सारे लोगों का, बीनू परमार जी, कितने लोगों को लगता है ऐसा। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग तो कि वो दुबले पतले नहीं है, वो भी कहते हैं कि अभी और वजन कम करना है, कितना वजन कम करोगे। तो अगला है ओबेसिटी, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत फास्ट, रैपिडली, एग्रेसिवली, कितनी स्पीड से वजन कम कैसे कर सकते हैं। आप 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कल मैं आपको डिटेल में पीपीटी आपको मिलेगी और मैं आपको डिटेल में सब जाने वाला हूँ कल। तो अगला है कोलेस्ट्रॉल के बाद ओबेसिटी, यानी मोटापा। और मोटापे के बाद है आपका पेन इन प्राइवेट पार्ट, पेन इन प्राइवेट पार्ट। हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, हम सभी के विचार, लेकिन ये एक बीमारी है और इस बीमारी को बोलते हैं स्वपन दोष, नाइटफॉल। उसके बाद है स्वेलिंग एट वजाइना। उसके बाद है इंक्रीज द इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इंक्रीज द इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। उसके बाद है इंक्रीज स्पर्म लाइफ, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाना। अगर जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनको हम ये गायनी के पॉइंट देते हैं, हस्बैंड और वाइफ को, दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दोनों के स्पर्म काउंट्स को बढ़ाते हैं, है ना। कुछ सप्लीमेंट भी देते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। इंक्रीज स्पर्म लाइफ यहाँ से होगा। उसके बाद है एक्टिवेट पेनक्रियास, पेनक्रियास को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट पेनक्रियास। उसके बाद है हाथ पैर ठंडे रहना, कोल्डनेस ऑफ एंड हैंड्स। कई बार आपने देखा ना, हमेशा हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सर्दियों में पूरी रात वो अपना ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, फिर भी हाथ पैर ठंडे रहते हैं, गर्म ही नहीं होते। ये भी एक बीमारी है, क्योंकि स्प्लीन डिसऑर्डर है, इसलिए। तो कल मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ स्प्लीन के बारे में, कोल्डनेस ऑफ लेग एंड हैंड्स। उसके बाद है बैड हैबिट्स लाइक ड्रग्स, स्मोकिंग, एल्कोहल, च्यूइंग टैबैको, पान, खैनी, गुटखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी लत है, नशे की आदत है, नशे की लत है, तो आप उस व्यक्ति को बिना उसके बताए आप ये पॉइंट लगाएंगे, उसको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसको डायबिटीज था, उसको मैं ST36 SP3 दे रहा था। तो सेकंड सेशन में उसने बोला, मेरे से पूछा कि सर वो नशा छुड़ाने का पॉइंट है क्या आपके पास। मैंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने बोला देखना मेरे पास, मेरे को तो नहीं दिया हुआ। मैंने उनसे पूछा आप नशा करते हो। उन्होंने कहा सर नहीं, मैं वैसे नशा तो नहीं करता हूँ, मैं वो खाता हूँ रजनीगंधा, और उसमें वो मिक्स करके, तुलसी मिक्स करके। तो मैंने बोला अच्छा फिर। तो उन्होंने बोला सर मैंने आज खाया तो मुझे सुबह कड़वा लगा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद मुझे लगा शायद वो डुप्लीकेट मिल गया होगा, नकली मिल गया होगा। फिर मैंने दोबारा से किसी दूसरी दुकान से लिया, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। तो सुबह से मैं 4 बार खा चुका हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो खराब लग रहा है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये पॉइंट आपको दिया तो था डायबिटीज के लिए,
लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपकी ये बीमारी भी नेचुरली ठीक कर रहा है, यानी आपकी बुरी आदत को भी खत्म कर रहा है। तो उन्होंने 2 या 3 सेशन कराए थे हमारे पास। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला। मैंने कहा थैंक यू किस लिए? कहते नहीं सर, आपने मेरी बहुत बड़ी सेविंग करा दी। मैंने कहा सेविंग क्या मतलब? उन्होंने बोला कि सर मैं डेली 20 गुटखे रोज खाता था, 20 रजनीगंधा। और एक रजनीगंधा और डबल जीरो मिक्स करके आता है 25 रुपए का, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और डेली खाता था, यानी 500 रुपीज के डेली वो बंदा गुटखे खाता है। पूरे महीने में कितना हो गया? 15,000 रुपए के सिर्फ गुटखे खाना। तो उन्होंने बोला कि मेरी ना 2 लेबर की तनख्वाह निकल गई 15,000 रुपए में। आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आप किसी को बताओगे ना कि मैं आपको ये नशा छुड़वाना चाहता हूँ और इसलिए मैं आपको ये पॉइंट कर रहा हूँ, तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता। आप उसको किसी डिजीज के लिए अगर आप ये पॉइंट करेंगे तो उसका मन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो ये थी बीमारी जो हमारी SP3 से कवर होती है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 डायरिया, नंबर 2 एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, उसके बाद एक्स्ट्रा थर्स्टीनेस, जरूरत से ज्यादा प्यास लगना, उसके बाद गैस्ट्राइटिस, गैस की समस्या, उसके बाद लेजीनेस, आलसपन, उसके बाद यूरिक एसिड, उसके बाद डायबिटीज, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा, उसके बाद पेन इन प्राइवेट पार्ट, उसके बाद स्वपन दोष यानी नाइटफॉल, उसके बाद स्वेलिंग एट वजाइना, उसके बाद इंक्रीज द इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, उसके बाद है लीवर सिरोसिस, जो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए केस पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज होती है लीवर की, लीवर सिरोसिस। वो भी आप ठीक कर सकते हो, पूरा कंप्लीट है लीवर सिरोसिस का। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लीवर सिरोसिस। उसके बाद है एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? आप लिखना चाहो स्पेलिंग लिख सकते हो, ASCITES, एसाइटिस। एसाइटिस होता है पेट में गंदा वाला फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जब लीवर सिरोसिस होता है। बहुत चिपचिपा लिक्विड होता है, कई बार नाभि से बाहर भी निकलने की कोशिश करता है। और ये लास्ट स्टेज है, पेशेंट बचता नहीं है, उसको पानी निकलवाना पड़ता है। तो आप लीवर को स्ट्रोंग कर सकते हैं। देखिए, लीवर को स्ट्रोंग करने के लिए ना आपका लाइफस्टाइल ठीक होना बहुत जरूरी है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, LIV1 की जो डिजीज है, नंबर 1 लॉस ऑफ एपेटाइट, कुपोषण, नंबर 2 जॉइंटिस यानी पीलिया, उसके बाद है फैटी लीवर, उसके बाद है वेरिकोज वेन, वेरिकोज की समस्या, उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर, नींद बार बार खुलना, उसके बाद है लीवर सिरोसिस, और उसके बाद है एसाइटिस, पेट में पानी भर जाना। अब इसका पार्टनर वो है गॉल ब्लैडर। लिख लीजिए, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, हेडिंग बना लीजिए तीसरी, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर डैश GB41, गॉल ब्लैडर डैश GB41। सबसे पहले जो डिजीज है वो है गॉल स्टोन, पित्त की थैली में पथरी। लेकिन अप टू 4 mm, केवल 4 mm, 4 या 5। बहुत बड़ा साइज है तो कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है। ठीक है।
गॉल स्टोन्स के बाद है रोमेटोइड आर्थराइटिस, गठिया बाय, रोमेटोइड आर्थराइटिस, गठिया बाय। उसके बाद है फ्रीक्वेंट फीवर, जिन लोगों को बार बार बुखार आता रहता है, फ्रीक्वेंट फीवर, वो यहां से ठीक होगा। उसके बाद है नी गैप, घुटनों में गैप, नी गैप, घुटनों में गैप की समस्या। उसके बाद है सैटिका नर्व, सैटिका नर्व। उसके बाद है लो हीमोग्लोबिन, खून की कमी, एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, खून की कमी यानी एनीमिया। उसके बाद है इंक्रीज सलाइवा, जिन लोगों के मुंह में लार नहीं बनती। सलाइवा बहुत जरूरी है। देखिए सलाइवा एंटीसेप्टिक का काम करता है, सलाइवा एंटीबायोटिक का काम करता है, सलाइवा पाचन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका मुंह सूखा सूखा रहता है, रूखा रूखा रहता है, सलाइवा नहीं बनता है, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बचपन में कितने लोगों ने सुना था सुची मैडम तो काफी सीनियर है। सुची मैम, सुची मैम ध्यान किधर है? सुची मैम, चलो उनका ध्यान कहीं और है, सेशन की तरफ ध्यान दिया, कोई बात नहीं। हाँ सुची मैम, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? सुची मैम, आपने देखा कि आप तो काफी सीनियर भी हैं, और पुराने जमाने में आपकी दादी भी बताती होंगी, आपके मदर भी बताती होंगी कि सुबह का बासा थूक आंखों में लगाने से रोशनी बढ़ती है ना? या कहीं पर अगर आपको छोटा बहुत थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया, तो सुबह के का बासी लार लगाने से वो ठीक हो जाया करती है। तो ये जो सलाइवा है आपका एंटीसेप्टिक का, एंटीबायोटिक का भी काम करता है, पाचन शक्ति के लिए बहुत जरूरी है, पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। तो अगली है इंक्रीज द सलाइवा, जिनका मुंह सूखा सूखा रहता है, लार नहीं बनती है, उसके लिए। उसके बाद है ऑल आइज प्रॉब्लम, आंखों की सभी समस्या के लिए। ऑल आइज प्रॉब्लम, आंखों की सभी समस्या के लिए, लेकिन सपोर्टिव पॉइंट देना पड़ेंगे साथ में। जिनमें जी हमारा LIV1 GB41 भी है। मान लेते हैं आप किसी को कैटरेक्ट ठीक कर रहे हो, मोतियाबिंद ठीक कर रहे हो, तो आपको ST36 भी देना है, SP3 भी देना है, LIV1 GB41 भी देना है, बोथ डायरेक्ट आइज और मिडिल फिंगर भी देना है, CX से TS6 भी देना है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करेगा, है ना? पूरा कॉम्बिनेशन है ना? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे तो अपना मोतियाबिंद ही ठीक करना है, तो यू कैन ट्रीट ऑल आइज प्रॉब्लम, आंखों की सभी समस्या के लिए। उसके बाद है लेजीनेस, आलसपन। उसके बाद है ईचिंग इन प्राइवेट पार्ट, ईचिंग इन प्राइवेट पार्ट। उसके बाद है स्टोमक इनलाज, पेट फूलना, थोड़ा सा खाते पेट फूल जाता है ना, स्टोमक इनलाज, पेट फूलना। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर डैश GB41, जो डिजीज है पहली, वो है आपका गॉल स्टोन, पित्त की थैली में पथरी अप टू 4 mm और 5 mm मैक्सिमम। उसके बाद है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाय। उसके बाद है फ्रीक्वेंट फीवर, बार बार बुखार आते रहना। कई लोगों को पूरे साल भर बुखार ही आता रहता है, बार बार बुखार ही आता रहता है, तो वो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है नी गैप, घुटनों में गैप, गैप की समस्या। उसके बाद है sciatica nerve। उसके बाद है लो हीमोग्लोबिन, खून की कमी, एनीमिया। उसके बाद है इंक्रीज सलाइवा। उसके बाद है ऑल आइज प्रॉब्लम, आंखों की सभी समस्या के लिए ऑल आइज प्रॉब्लम। उसके बाद है लेजीनेस, आलसपन।
लेजीनेस, आलसपन। उसके बाद है ईचिंग इन प्राइवेट पार्ट, ईचिंग इन प्राइवेट पार्ट। उसके बाद है स्टोमक इनलार्ज्ड, पेट फूलना। ये थी बीमारी जो हमारी GB41 कवर होते हैं। आई होप आप सभी लिया होगा, और अगर लिख लिया तो मैं चाहूंगा कि एक बार थंब का प्रश्न दिखा देंगे। तुलना जी आपने लिख लिया, रविंदर जी, मंजू जी। देखा है कोई 10वीं क्लास में बच्चा फेल हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। अरे क्या हो गया, फेल हो गया तो अगले साल पास हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आफत थोड़ी आ रही है। सचिन तेंदुलकर कौन सा ज्यादा पढ़ा लिखा है ना। जरूरी नहीं कि डिग्री हासिल करने के बाद आप कामयाब होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग जो विदाउट डिग्री बहुत सारे कामयाब है। अरे ठीक है, फेल हो गए तो हो गए, वाइफ से झगड़ा हुआ और सुसाइड कर लिया, छोटी छोटी बातों पर सुसाइड। किसी का नुकसान हो गया, 10-20 लाख का या करोड़ों का नुकसान हो गया, कर्जे में आ गया, तो सुसाइड कर लिया। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, कर्जे में आ गए ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कोर्ट केस कर देगा, 6 महीने की सजा हो जाएगी, बच्चों के साथ तो रहोगे ना जिंदगी भर। आप, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बस, तो आप सुसाइड कभी नहीं करोगे। और दूसरी चीज याद रखना, नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं। अगर हमने 2 विचार अपने दिमाग में डाल लिए ना, तो कभी भी आप सुसाइड के लिए सोचोगे ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आई एम रेडी फॉर इट, एंड नथिंग इज परमानेंट, दैट्स इट, बात खत्म। अब देखो ना, जैसे एक एग्जांपल ले लो, सुशांत सिंह राजपूत। वो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था उसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा था, बहुत कॉम्पिटिटर उसको परेशान कर रहे थे। लेकिन जब उसके डेथ के बाद देखा गया, उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पहले से था ऑलरेडी। पूरी जिंदगी उसका ब्याज खाता रहता ना, तो भी वो अपना गुजारा कर सकता था। मरने के बाद तो कुछ भी नहीं था ना फिर, है ना। सुसाइड करने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। और हो सकता है कई बार इंसान का समय फ्लक्चुएटिंग होता है, खराब समय चल रहा होता है, उस टाइम पे शांत रहो। थोड़े टाइम बाद हो सकता है समय अच्छा आता, तो ये देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू हो गए इतने सारे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू होने से हो सकता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर उसको काम मिल जाता, हो सकता है सीरियल में वापस आ जाता, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो डिप्रेशन है ना, हमें लगता है कि यार उसने 10वीं क्लास में फेल हो गया, उसने सुसाइड क्यों कर लिया, सुसाइड करने वाली बात क्या थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि उसके जो न्यूरॉन्स है, उसके न्यूरॉन्स उसको मजबूर कर देते हैं। उसका जो डोपामाइन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका होता है, इसीलिए वो सुसाइड करता है। तो आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, उसकी काउंसलिंग करते रहना, ऐसे ही, जैसे मैं आपकी काउंसलिंग करूँ। सुसाइड और डिप्रेशन के बाद रैशेस ऑन द बॉडी, पूरे शरीर में कहीं पर भी रैशेस है वो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है बैलेंस द हार्मोन्स, हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए। हार्मोनल डिसफंक्शन फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, तो हार्मोनल डिसफंक्शन के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है आपका BL66। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, रोमेटोड आर्थराइटिस, गठिया बाय। उसके बाद है किडनी स्टोन्स, किडनी में पथरी। उसके बाद है कमर में दर्द। उसके बाद है लंबर पेन, स्पेशली लंबर स्पाइन में दर्द। उसके बाद है हेडेक, सर में दर्द। उसके बाद है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बाथरूम आते रहना। उसके बाद है नी पेन, घुटनों में दर्द। उसके बाद है पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन पास करते वक्त दर्द होना। उसके बाद है सुसाइडल डिप्रेशन। उसके बाद है रैशेस ऑन द बॉडी। उसके बाद है हार्मोनल डिसफंक्शन, हार्मोन इम्बैलेंस जिनका है उसको ठीक करने के लिए। अब चलते हैं इसके पार्टनर की तरफ, फिर हम इसको एंड करेंगे आज के सेशन को, बहुत लंबा सेशन हो गया। इसका पार्टनर है किडनी डिसऑर्डर डैश K10, किडनी डिसऑर्डर डैश K10।
नंबर 1 फियर, डर। किसी भी तरीके से डर लगता है, लोग छोटी छोटी चीजों में डरने लगते हैं। हमारे यहाँ एक पेशेंट आया करती थी, उसको कमर में दर्द वगैरह ये सब था, हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो उसकी ये समस्या भी ऑटोमेटिकली ठीक हुई। उसका बेटा शाम को 7 बजे तक घर आ जाता है ऑफिस से। अगर 7:15 हो गए, उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आते थे, कहीं वो बस के नीचे तो नहीं आ गया होगा, ट्रक में तो नहीं कुचल दिया होगा। इतनी घबराहट, इतना डर पैदा हो जाता था, और वो किसी की डेथ में भी नहीं जाते थे, उनको बहुत डर लगता था। हमारे यहाँ करीबन 3-4 सेशन उनके हुए थे। ये बात 5 साल पहले की मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने उसी सेशन में, 3-4 सेशन में, 2 महीने में अचानक से किसी डेथ में उनको जाना पड़ गया। कह रहे मैं पहली बार डेथ में गई हूँ, और अब मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता। बेटा कभी कभी 7:45 भी आ जाता, 7:30 भी आ जाता, मैं कहता आ रहा होगा रास्ते में, कहीं ट्रैफिक जाम होगा। अब ख्याल उस तरीके के आने लग जाते हैं माइंड में, तो अब वो डर भी नहीं लगता। आपका डर खत्म करेगा। दूसरा, नेल्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट नेक्स्ट है नेल्स प्रॉब्लम। नाखून से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी का नेल ब्रोकन है, नेल्स गल रहे हैं, नेल का कलर काला पड़ गया है, एनी टाइप ऑफ नेल्स प्रॉब्लम, वो यहाँ से ठीक होगा। उसके बाद है एनी यूरिनरी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की यूरिन से संबंधित समस्या के लिए। उसके बाद है जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द। उसके बाद है बैक पेन, कमर में दर्द। उसके बाद है सेक्सुअल डिसऑर्डर। उसके बाद वाइट डिस्चार्ज। उसके बाद है बैलेंस द पीरियड्स। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1 फियर, डर। उसके बाद है एनी नेल्स प्रॉब्लम, नाखून से संबंधित कोई भी समस्या। उसके बाद है एनी यूरिनरी प्रॉब्लम। उसके बाद है जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द। उसके बाद है बैक पेन, कमर में दर्द। उसके बाद है सेक्सुअल डिसऑर्डर। उसके बाद है वाइट डिस्चार्ज की समस्या। और उसके बाद है बैलेंस द पीरियड्स। तो ये थे हमारे 12 हॉरर इंपॉर्टेंट्स, जिससे हम इतनी सारी बीमारियां ठीक